का एक्सरसाइज सारे गुणधर्म देखे हमने, सारी प्रमेय देखी हमने। अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने प्रॉब्लम सेट, प्रकरण प्रसंग्रह, मिक्स्ड प्रॉब्लम है। हम पार्ट 9 में पहले सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो हमने स्टेट बोर्ड का लिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टेट बुक के प्रॉब्लम सेट के। इसके बाद हम करेंगे सभी ऑल ओवर द इंडिया के बोर्ड के जो मिक्स प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो करेंगे पार्ट 10 में। अब हम करने जा रहे हैं फिलहाल ये प्रॉब्लम। आपके सामने पहला प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का। समबाहु त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का अनुपात दिया है, रेशो दिया है 1:2। इसमें कह रहा है कि अगर ए बी 4 हो, इस त्रिभुज की एक भुजा 4 हो, तो डी की लंबाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई हमने इस प्रकार के प्रश्न 1.4 में किए एक्सरसाइज में। बड़ा आसान है ये। जब दो त्रिभुज समरूप हो और उनमें से किसी भुजा का माप पूछे, एक भुजा का माप दिया हो और दूसरी भुजा का माप पूछे, तो हमारे पास वही प्रमेय है, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। तो देखिए, आइए, चूंकि आंसर हम करने जा रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, डीईएफ। अब भाई समरूप क्यों हुए है, तो समबाहु त्रिभुज दिए हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था दो समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होते हैं। तो हम कहेंगे क्या यहां पर, दो समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। याद रखिए बेटा, जब when two triangles are equilateral triangle then they become a similar triangle। तो समबाहु त्रिभुज हैं दोनों, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो हम कहेंगे, और क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी दिया है, एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर गिवन। इसलिए समबाहु त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ द रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ए बी दिया है, डी पूछा है, तो ए बी का वर्ग अपॉन डी का वर्ग हो जाएगा, ए बी का वर्ग अपॉन डी का वर्ग। अब देखिए इनका अनुपात 1:2 दिया ही है यहां पर, क्षेत्रफल का अनुपात। अब ए बी देखिए 4 दिया है, 4 रख लीजिए आप, और डी का वर्ग। चाहे तो आप वर्गमूल ले सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। एक का वर्गमूल एक ही रहेगा, इसका वर्गमूल √2 हो जाएगा। ये वर्ग घट गया 4 और ये वर्ग घट गया डीई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डी 1 जा डी, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो 4√2। ये आपका आंसर हो गया, डी का मान 4 करने में 2। ये बहुत ही अच्छा आंसर है, इंपॉर्टेंट है। यह सबसे बेहतरीन प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न हमने लिया है बोर्ड पर। रेख AX समांतर रेख BC, ये इसके पैरेलल है, समांतर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, सही है कथन। बड़ा अच्छा प्रश्न। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखिए ध्यान से, मैं पहले समझाता हूं। ये इसके समांतर दिया है, तो हमने एक बात देखा था शुरू में 1.2 में, कि जब यह इसके समांतर हो तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से AX अपॉन XB बराबर AY अपॉन YC होगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो हम कहेंगे क्या इसका हल, देखिए त्रिभुज ABC में रेख XY समांतर रेख BC, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार, समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार AX अपॉन XB AY अपॉन YC। अरे इसमें यह है क्या किसी में, देखो तो AX अपॉन XB ये है, लेकिन AY अपॉन YC नहीं है, AC है। चलो नहीं मिला ये, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर थोड़ा सोचना है, ये दो जगह देखिए ए बी और AC दिया हुआ है, ए बी देखिए दिया हुआ है, AC इधर दिया हुआ है, कुछ तो कारण है। ए बी और AC कब मिलेगा, ए बी और AC तब मिलेगा
देखिए इसको भी हम देख सकते थे, लेकिन इसमें एक्स भी है, यहाँ एक्स भी है और ए एक्स है, वाई सी है, वाई सी इसके अंदर है, लेकिन ये आगे पीछे दिया है। इसको हम क्या करें, इसमें किस किस अनुपात का उपयोग करके मिले, कोई भी अनुपात नहीं बन पा रहा है। तो हम करेंगे क्या, पहले देखिए ध्यान से, इसमें हम विपर्यास अनुपात लगाएंगे, इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, इन्वर्टेंडो जिसे बोलते हैं, एक्स बी अपॉन ए एक्स और वाई सी अपॉन ए वाई हो गया, इसको बोलते हैं विपर्यास अनुपात, विपर्यास अनुपात बाय इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं XB में AX ऐड कर दूं, XB में AX ऐड कर दूं तो मुझे AB मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, योगानुपात, ये देखिए XB प्लस AX अपॉन AX और YC अपॉन AY अपॉन AY। तो योगानुपात द्वारा, योगानुपात इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या कहते हैं, कंपोनेंडो। XB में AX ऐड करो, XB में AX ऐड करो तो AB बन जा रहा है, AB अपॉन AX हो गया ये। और YC में आप AY ऐड करो तो क्या हो जाएगा आपका, AC हो गया अपॉन AY हो गया। अब ये होने के बाद देखो AB अपॉन AY, या ऐसा कुछ दिख रहा कहीं है, नहीं इसके तो मार्क में नहीं है, AB अपॉन AY है क्या, सॉरी ये AC हो गया ना, AB अपॉन AC है क्या, देखिए YC और AY ऐड करने पे क्या बन रहा है, AC बन रहा है। AB अपॉन AC है क्या, हाँ है। AX अपॉन AY है क्या, है। तो आपको याद है एकांतरानुपात, कौन सा अनुपात, एकांतरानुपात द्वारा। तो हम क्या कहेंगे दौरान से, AB अपॉन AC हो जाएगा, ये अपॉन ये इक्वल, A अपॉन A कब होता है, एकांतरानुपात द्वारा। कौन सा अनुपात द्वारा, एकांतरानुपात द्वारा, एकांतरानुपात का संबंध हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली आपको ये चीज यहां पे मिल गई, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ऑप्शन ए राइट है। तो आंसर क्या होगा, उत्तर जो कथन ए है यह सत्य है, यह सत्य है। आपको बताना था ना कौन सा कथन सत्य है, तो कथन ए सत्य है इसमें, क्योंकि देखिए प्रूफ मिला इसमें। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, खास करके अनुपातों को लेकर के। जिसने अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, कई बोर्ड में दिया हुआ है, कहीं कहीं 10th में भी दिया हुआ है, कहीं कहीं 8th में भी दिया हुआ है। तो जिन्होंने अनुपातों का सही अध्ययन क्या होगा उनके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो आपके सामने भी है क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने उठाया है बुक का 2nd एंड 4th क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चनों में लिख लिया है प्रश्न। इसमें दिया हुआ है BD अगर 7 हो और BC अगर 20 हो तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात करो। इसमें 3 प्रश्न पूछा है आपसे, कई बार आता है एग्जाम में सवाल, बहुत अच्छा सवाल है इस टाइप का। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित बात पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हल यहां से स्टार्ट करते हैं, हम DC ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि DC बराबर क्या होगा, हम BC में से BD माइनस कर लेते हैं, BC माइनस BD, BC 20 है और ये BD 7 है, तो DC कितना हो गया 13, ये मिल गया हमको 13, दिख रहा है अच्छी तरह से। तो ये हो गया DC 13। अब देखिए ध्यान से, इसका हमको पूछा है तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD और ADC में बिंदु A सामान्य शीर्ष बिंदु है, इसलिए दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। हम लिख सकते हैं यहां पर क्या है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में बिंदु A सामान्य शीर्ष बिंदु है, सामान्य शीर्ष बिंदु है, कॉमन वर्टाइसिस। कॉमन वर्टाइसिस रहेगा तो दोनों ट्रायंगल का जो हाइट रहेगा वो इक्वल रहेगा, दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय का उपयोग करें, तो जब दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। एक बात का ध्यान देना है, इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्यों समान है, इन दोनों त्रिभुजों की, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का एक ही शीर्ष बिंदु है। तो हम कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर ऊंचाई आधार का अनुपात, क्योंकि ऊंचाई समान है,
इसलिए आधार क्या होगा, एबीडी का आधार बीडी हो गया और एडीसी का आधार डीसी हो गया। अब बीडी कितना है, 7 है और ये 13 है, तो ये आंसर हो गया। कारण दे देंगे हम, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय, एरिया ऑफ द रेशो ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, when the two triangle have equal height then their areas are in the ratio of the corresponding bases। तो देखिए आधार का अनुपात है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई समान है। अब आते हैं इसमें एबीडी और एरिया त्रिभुज एबीसी, इन दोनों में भी बिंदु है, सामान्य शीर्ष बिंदु है। अब बार बार एक ही बात नहीं लिखेंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी में भी बिंदु है, सामान्य शीर्ष बिंदु है, इसलिए त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी भी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे, इसलिए इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर इनका संगत आधार का अनुपात। एबीडी का आधार देखिए क्या है, बीडी है, और एबीसी का आधार क्या देखिए, बीसी है। कारण यही समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। तो सेम तरीके से जा रहे हैं एकदम है। ये देखिए बीडी 7 दिया हुआ है और बीसी पूरा कितना 20 है, तो यह आंसर आ गया 7/20 हो गई, 7/20 हो गया। कितना आसान एकदम। सेम ऐसे आ जाते हैं इसमें त्रिभुज ए डी सी और ए बी सी में भी वही बात है, सेम बिंदु है, सामान्य शीर्ष बिंदु है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर आधार का अनुपात, एडीसी का आधार डीसी है और एबीसी का आधार बीसी है, वही समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। सेम कारण देना है, डीसी 13 है और बीसी क्या है, 20 है। इस प्रकार से तीसरे का भी उत्तर आ गया। तो बहुत ही सरल प्रश्न, याद रखिए, जब दो त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु एक ही बिंदु होगा तो वे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अब आते हैं इस प्रश्न पर, बड़ा ही सरल प्रश्न है ये। देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि AB लंब है BC पर, DC लंब है BC पर। अगर ये दोनों कोण 90 अंश के हों और AB 6 हो, DC 8 हो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DCB ज्ञात करो। बहुत ही आसान प्रश्न, अगर देखें ध्यान से आप तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में एक बात खास दिखाई दे रही है आपको, है वो क्या है? देखो ABC का आधार क्या है, BC है, DCB का आधार क्या है, BC है। और जब दो त्रिभुजों में समान आधार हो तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। अब एबीसी की ऊंचाई AB है, डीसीबी की ऊंचाई BC है, 6 और 8 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे क्या यहां पर आधार BC सामान्य आधार है, समान आधार मतलब कॉमन बेस है दोनों का, इक्वल बेस है दोनों का, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इक्वल्स क्या होगा, हाइट का रेशियो AB अपॉन DC। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल है। समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समान आधार वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। तो देखिए ध्यान से, इनका बेस दिया है 6 और 8, AB और DC देखिए दिया हुआ है, 2 3 6 2 4 8, ये का आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स 3/4। बहुत ही आसान था आंसर इसका। आते हैं अगले प्रश्न, 2 प्रश्नों को लेकर स्टार्ट। देखिए अभी हमने दो क्वेश्चन और बोर्ड पे ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर और साथ ही साथ PM दिया है 10 सेंटीमीटर, और त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 110 वर्ग सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात करना है NR। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है। 2 तरीके इसके हैं। एक सिंपल तरीका तो यह है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसको हल करके हम पहले आधार ज्ञात कर लें और इसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आधार मालूम होगा, क्षेत्रफल मालूम है तो ऊंचाई मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि दोनों ही त्रिभुजों का QS क्या है, सामान्य आधार है। हम
अपने गुणधर्म के आधार पर जाएंगे। इसका हल देखिए, त्रिभुज PQS और त्रिभुज QRS में, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आधार QS दिख रहा है, सामान्य आधार है दोनों के अंदर। इस त्रिभुज का आधार QS, इस त्रिभुज का आधार QS। QS सामान्य आधार है, कॉमन बेस है, सामान्य आधार है। अब जब दो त्रिभुजों का आधार समान होगा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा? उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। तो सिंपल सी बात है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई क्या है? ये देखिए PM है इस त्रिभुज की ऊंचाई PQS की, और QRS की ऊंचाई क्या है? NR है। कारण समान आधार वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय, समान आधार वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। तो ऊंचाई का अनुपात आ गया। देखो इनका क्षेत्रफल दिया है, ये 100 दिया है, इसका क्षेत्रफल 110 दिया है, PM 10 दिया है, आपको NR ज्ञात करना है। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड होगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10/11 और ये 10/NR। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 इंटू NR इक्वल 11 इंटू 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, NR इक्वल क्या रहेगा आपका? 11। जब गुणे में दोनों है तो इस तरह से कैंसिल हो जाता है, तो NR कितना हो गया? 11। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, त्रिभुज MNT और त्रिभुज QRS। देखिए मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम लेता हूं। त्रिभुज MNT, चलिए QRS नहीं ले लिया ऐसा मैंने, QRS। ओहो, बोल क्या रहा है? बिंदु T से खींचे गए सिरसलम, ये देखिए सिरसलम खींचा गया है, लंब है, की लंबाई 5 है, और बिंदु S से खींचे गए सिरसलम की लंबाई, ये लंब है देखिए 9 है, सीधा लंब है। तो एरिया त्रिभुज MNT और एरिया त्रिभुज QRS ज्ञात करो। आपको अगर याद होगा पार्ट 8 में, अराउंड पार्ट 9 में हमने देखा था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही साथ मैंने यह भी समझाया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं ना, और उनकी ऊंचाई दी गई लंब ऊंचाई, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बस। तो देखिए यहां से, चूंकि त्रिभुज MNT समरूप त्रिभुज QRS ये दत्त दिया हुआ हमको है, इसलिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेयानुसार, याद रखिए 3 है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज MNT अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज QRS बराबर ऊंचाई का अनुपात। तो ऊंचाई जो है, लंब ऊंचाइयां क्या दी हुई हैं, जो भी इसकी ऊंचाई 5 का वर्ग और इसकी ऊंचाई क्या है 9 का वर्ग। नाम नहीं दिया ऊंचाई का, तो हमने डायरेक्ट ऊंचाई रख लिया। 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज MNT अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज QRS बराबर 25/81, 25/81। ये बहुत ही साधारण आंसर। स्टार्ट। तो अब हम अगले पार्ट 10 में आएंगे। पार्ट 10 के लेक्चर में ये डिस्कस होगा। हम लगभग सभी बोर्ड के मिक्स प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं, ताकि सभी बोर्ड के बच्चे समरूपता से संबंधित कुछ बड़े प्रश्न या कुछ थोड़े से अच्छे प्रश्नों को सीख सकें।